तो सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल के अंदर, जैसे कि इस टाइप की कि 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 10। तो जो 3 वेरिएबल में है, जो 2 वेरिएबल में है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? 2 वेरिएबल वाली रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को, आपको पता होगा, इसीलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, या फिर लीनियर तो बोलते हैं इसकी पावर के कारण। ठीक है, तो 2 वेरिएबल वाली रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को, 3 वेरिएबल वाली किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? 3 वेरिएबल वाली रिप्रेजेंट करती है एक प्लेन को। प्लेन का क्या मतलब है? प्लेन का मतलब है मेरे भाई, जैसे ये एक पेपर, ठीक है, तो आप ये मान लो कि थिकनेस बिल्कुल भी ना हो, तो इस प्लेन को रिप्रेजेंट करती है अगर 3 वेरिएबल के अंदर एक लीनियर इक्वेशन हो तो अगर अपने पास 2 वेरिएबल के अंदर 2 इक्वेशन है, ठीक है, इस तरीके से हो जाती है ना कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग है, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू समथिंग। तो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी उसको बोल देते हैं कि इन दोनों का सॉल्यूशन है। तो अगर अपने पास 2 लीनियर इक्वेशन है, यानी कि 2 लाइन है, ठीक है, तो वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वो इनका सॉल्यूशन है। तो ऐसे ही अगर अपने पास 2 इक्वेशन हैं जो कि 3 वेरिएबल के अंदर है, ऐसे कुछ भी मान लो, ठीक है, तो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? जब 2 प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, हवाई जहाज वाले प्लेन नहीं जो मैंने पेज दिखाया था, है? वो इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो जब 2 प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो बिकॉज जब 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ऐसी जगह जहां से वो दोनों पास होती हैं वो होता है एक पॉइंट। ऐसे ही जब 2 प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ऐसी जगह जहां से वो दोनों पास होंगे, वो क्या बनाएंगे उस जगह पर? सोचो एक बार, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मैं आपको हिंट दूं, जैसे ये देख लो कि अपने पास ये नोटबुक है, तो आप ये मान लो इसका ये वाला पेज भी एक प्लेन है और ये वाला पेज भी एक प्लेन है। तो ये प्लेन ऐसे है, ये प्लेन ऐसे है, कोई ऐसी जगह है जहां पर ये कॉमन है, यहाँ पर ये कॉमन है। तो यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं? अगर ये ऐसे खुले रहेंगे 2 पेज, तो ये एक लाइन बना रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या बना रहे हैं? लाइन। जैसे आप ये मान लो कि ये लाल वाला प्लेन है और ये येलो वाला प्लेन है, ठीक है। लाल और येलो को छोड़ दो, चलो एक येलो वाला है और एक ग्रीन वाला है, ये दोनों ले लो। तो जहां पर येलो वाला और ग्रीन वाला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखो ये एक लाइन बना रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल्स के अंदर लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो जहां पर 2 प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं वो एक लाइन बनाते हैं। अब बोलोगे जी हाँ सर। तो अगर अपने पास 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, हम करते क्या है? हम उनको सोल्व ऐसे करते हैं कि इन दोनों में से हम किसी भी एक वेरिएबल को गायब कर देते हैं। मान लो मैंने गामा को गायब कर दिया। सर कैसे गायब करोगे? इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं कि भाई गामा 0 हो जाए या बीटा 0 हो जाए, ठीक है। तो अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी अल्फा और बीटा में, अगर मैंने गामा को गायब कर दिया। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी अल्फा बीटा में। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो अगर मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है अल्फा बीटा में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहां पर ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो ये एक लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, उस लाइन की इक्वेशन है। जहां पर ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे थे उस लाइन की इक्वेशन है। फिर हम क्या करते हैं? इनको फर्दर हम सोल्व करते हैं। फिर हमें पता लगता है जहां पर 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लो यहाँ पर आपने बीटा को एलिमिनेट करके अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो आपको पता लगेगा एक ऐसा पॉइंट जहां से ये लाइन भी पास हो रही है, ये लाइन भी पास हो रही है, उस पॉइंट से। उसको मैं आपको विजुअली दिखाना चाह रहा हूं। तो ग्रीन वाला और येलो वाला इंटरसेक्ट करते हैं इस लाइन के ऊपर, ठीक है। ये इनका कॉमन एरिया है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। वो तो अलजेब्रा में हो गया। अब ज्योमेट्री में क्या होगा? ज्योमेट्री में होगा कोई ऐसा पॉइंट जो तीनों प्लेन पर लाई करे। तो येलो और ग्रीन वालों का इंटरसेक्शन तो ये वाली लाइन होगी। अब ये जो लाल वाला प्लेन है, ये इस लाइन में जहां से भी पास होगा, जो कि यहां से पास हो रहा है, इस लाइन में जहां से भी पास होगा, तो वो पॉइंट ऐसा हो जाएगा जो तीनों प्लेन पर लाई करता है।
ठीक है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ भाई कि प्लेन जो है वो किस टाइप से होता है 3D के अंदर। देख लो एक बार, जो मैंने पेज दिखाया था कॉपी का पेज, इस टाइप से होता है प्लेन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो आप समझ ही चुके। एक बार अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये जो इतनी चीजें बताई हैं ये इसीलिए बताई हैं ताकि आप इसको सोल्व कर पाओ। सोल्व नहीं भी कर पाओ तो आगे से सोल्व कर पाओगे। देखो करते हैं। तो इसको सोल्व करने का तरीका है कि किसी भी एक वेरिएबल को इन दोनों के अंदर जीरो कर दूं। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि इजीली मैं किसको जीरो कर सकता हूँ, किसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो सीधी सी बात है, मैं बीटा को खत्म कर दूंगा। देखो इन दोनों में ही बीटा को खत्म कर दूंगा, मुझे बहुत कम काम करना पड़ेगा। इसको 3 गुना करके ऐड कर दूंगा, यहाँ पर भी इसको 2 गुना करके किसी भी एक में से दूसरी घटा दूं। ठीक है, तो मैं इन दोनों में बीटा को खत्म कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं कर क्या रहा हूँ, नीचे वाले को 3 गुना करके ऊपर ऐड कर दूंगा ताकि ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी कि 5 अल्फा, ये तो खत्म हो ही जाएगी। ठीक है, 3 गामा प्लस 4 प्लस में यानी कि 7 गामा, तो ये एक लाइन आ गई और इसका 3 गुना, 3 चौके 12 और 10 22, जहां से ये दोनों पास हो रही है, ये दोनों प्लेन पास हो रहे हैं। अब यहां पर मेरे लिए इजी पड़ेगा इनको एलिमिनेट करना, यहां पर भी बीटा को ही एलिमिनेट करूंगा। जी हाँ सर, तो मैं करूंगा क्या, इसको 2 गुना करूंगा नीचे वाले इक्वेशन को और इसमें से उसको घटा दूंगा। तो 2 अल्फा माइनस माइनस का 3 अल्फा यानी कि 5 अल्फा, बीटा तो खत्म हो ही जाएगा इसलिए सारा काम कर रहे हैं। 2 गामा माइनस माइनस का 5 गामा यानी कि प्लस में 7 गामा। ठीक है, 2 चौके 8, 8 माइनस माइनस का 14 इज इक्वल टू 22। अब आप देखोगे कि भैया 5 अल्फा प्लस 7 गामा, 5 अल्फा प्लस 7 गामा, ये तो सेम इक्वेशन आ गई। इसका क्या मतलब है, यानी कि ये वाले दोनों प्लेन अगर मैं डायग्राम बना पाऊं सक्सेसफुली, इस लाइन से पास हो रहे हैं और जो तीसरा प्लेन है वो भी इसी लाइन से पास हो रहा है भाई। ठीक है, जो अरे यार ऐसे मान लो, तो तीनों प्लेन एक लाइन से पास हो रहे हैं, तो इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, कितने इनके सॉल्यूशन है, इनके हो जाएंगे भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। समझ में आ गई कि नहीं बात। तो एक बार मेरे को बताने में टाइम लगा, बट अब क्या बोलोगे जिंदगी भर, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो। आगे बढ़ जाएं भाई, चलिए जी। तो इसके अंदर इक्वेशन के ऊपर काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं आपको ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट इक्वेशन का यहाँ पर क्वाड्रेटिक का तो करवा ही दूंगा। ठीक है, इसका भी हो ही गया लगभग सारा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको मजा आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन ट्राई करो। फॉर इक्वेशन दिस टू रिप्रेजेंट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ये बोल रहा है कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नीचे में से कौन सा ट्रू होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होएगी। ठीक है, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी जो डिग्री है वेरिएबल की वो 2 होएगी, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होएगी, एंड ए विल नॉट बी इक्वल टू 0। और अगर हम एनसीईआरटी के मुताबिक जाएं, जिसके अकॉर्डिंग हमें जाना चाहिए है ना, अपने देश में कोर्ट केस होगा तो उसी की मानी जाएगी। तो ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। तो जो भी चीजें इसको सेटिस्फाई करेंगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों सर, देखो अगर आप ए को ही 0 रख दोगे मेरे भाई, तो मान लो बी और सी को कुछ भी रख लो, 5 और 6 रख लो, तो 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक कहाँ हुई, कम से कम x की हाईएस्ट पावर 2 तो होनी चाहिए ना, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक के ऊपर ये कंडीशन होती है कि ए जो है, जो एक्स स्क्वायर की जो भी कोफिशिएंट है इसका, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ पर हम देखेंगे, देख लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, ये 0 नहीं होना चाहिए भाई। तो ठीक है, 2m माइनस 3 should not be equal to 0. It implies that m should not be equal to 3/2. क्लियर, आगे बढ़ जाए। ठीक है जी, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मान लो आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताओ जरा एक बार।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सोल्व करने के बाद हम देखेंगे इस फॉर्मेट में आई कि नहीं। तो इसको जब आप सोल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू ये, तो आप देखोगे ये तो कट ही गया। तो सोल्व करने के बाद x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म, x स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ सकता है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो इसके लिए मुझे आपको कंसेप्ट बताना पड़ेगा। देखो, जब आप एक लीनियर इक्वेशन को, इस टाइप की इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया एक लाइन आती है। ऐसे ही जब आप एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ग्राफ के ऊपर बनाते हैं, तो पता क्या आता है? एक पैराबोला आता है। ये मत बोलना सर अपने सिलेबस में तो नहीं है पैराबोला। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ये वाली अंडरस्टैंडिंग है अपने सिलेबस में। ठीक है, एक ऐसे करके पैराबोला आता है। ठीक है सर, इस पैराबोला का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, आप इसको ऐसे मान लो कि दिस इज इक्वल टू वाई। अगर आप ऐसे मान लो, या फिर मैं खुद की इक्वेशन ले लेता हूं एक, एक्स स्क्वायर माइ 2 और 3 रूट्स ले लेते हैं, -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हटा लेते हैं। ठीक, तो इसमें 2 और 3 अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये 0 देगी हमें। जी हाँ, तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अगर मैं x की कोई वैल्यू पुट करूं तो इस पूरे की क्या वैल्यू बन जाती है, वो यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रखी है। समझाऊं कैसे? अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये हमें वैल्यू देती है 2, सॉरी 0। तो यहाँ पर x 0 है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो ये इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, तो वैल्यू आती है 0। x को 3 रखूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0। 2 और 3 के बीच में क्या है? 2.5। x को अगर मैं 2.5 रखूंगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी ये नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में कुछ इतनी आएगी। ठीक है, और वैसे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में होगी, क्योंकि पैराबोला बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है दोनों तरफ से। ठीक है, समझ में आ गई बात? और जहां पर भी ये इस एक्स एक्सिस को, और हम ये कंसेप्ट सारे कर चुके हैं पहले, कहीं ये बोलो कि अरे ये तो नया आया है, ये आया हुआ है। ठीक है, और जहां पर भी ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वो होती है इसकी जीरोस, 2 और 3। ठीक है जी। अब अगर अपनी जो इक्वेशन है उसके एक्स स्क्वायर का ये वाला कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ बनता है ऐसे, और अगर ये नेगेटिव होता है ये अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है भाई। ठीक, ऐसे कर देते हैं। अगर ए पॉजिटिव होएगा तो ग्राफ बनेगा ऐसे, ऊपर की तरफ मुंह वाला, और अगर ए नेगेटिव होएगा तो ग्राफ बनेगा ऐसे, नीचे की तरफ मुंह वाला। और जहां पर भी ये इसको काट देगा उसको हम बोल देंगे इसकी जीरोज, कि ये 0 कब होता है? एक्स की ये वैल्यू रखने पर, ये वैल्यू रखने पर। ठीक है जी, क्लियर है बात, समझ में आ गई? तो अगर एग्जामिनर आपको ये नेगेटिव देगा, अगर ये नेगेटिव देगा, ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है, ऐसे इन्फिनिटी बिल्कुल नीचे जाता रहेगा। तो अगर उसने ए को नेगेटिव दिया तो वो क्या मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है? नहीं, मिनिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो वो आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू, जो कि ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक है जी, इस केस में पूछेगा आपसे मैक्सिमम वैल्यू, और अगर ए पॉजिटिव हुआ तो इस केस में आपसे पूछेगा वो मिनिमम वैल्यू, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। यहाँ पर क्या वैल्यू है इसकी? वाई एक्सिस पर दिख रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब देखो, आपको एक बात बताता हूँ, इस इक्वेशन की रूट्स क्या होती हैं? इस इक्वेशन की रूट्स होती हैं जहां पर, या फिर जीरोज क्या होती है? जहां पर वो वैल्यू रखने से जीरो हो जाए, जहां पर ये काटता है इसको, जहां पर ये काटता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर अचीव होगी? जो भी इसकी रूट्स हैं उनके एग्जैक्टली बीच में, जो भी इसकी रूट्स हैं उसके एग्जैक्टली बीच में इसकी मिनिमम या मैक्सिमम अचीव होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? जी हाँ। तो जो भी रूट्स हैं उनका एग्जैक्टली बीच निकालना है तो सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। और सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स होता है एक्स के कोफिशिएंट का साइन बदलो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये है। तो अगर आप -b/2a सम ऑफ रूट्स का हाफ
x की ये वाली वैल्यू रख देते हो, इसकी मैक्सिमम आ जाएगी और इसकी मिनिमम आ जाएगी। ठीक है दोस्त, और इसका एक फॉर्मूला भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने ये देख लिया कि इसकी जो भी रूट्स हैं, कई बच्चों को ये लगेगा इसकी तो कोई रूट्स ही नहीं, इसकी हैं। सर ये तो एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा, ये इमेजिनरी जगह पर काट रहा है, इसकी इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी जगह पर काट रहा है। ठीक है इसकी रूट्स। तो ये अपनी मिनिमम और ये अपनी मैक्सिमम वहीं पर अचीव करेगा जहां पर सम ऑफ द रूट्स डिवाइडेड बाय 2 अगर आप वैल्यू रख दोगे इसके अंदर, तो फिर जो भी वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू इसके अंदर रखने से एक फॉर्मूला भी बनता है कि 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक, अब कर लें भाई काम। चलिए, तो उसने क्या बताया है, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो फॉर्मूला रख दो भाई, या फिर क्या करो, इसका सम ऑफ रूट्स क्या है, इसका सम ऑफ रूट्स है सम ऑफ रूट्स बाय 2, ये वैल्यू रख दो, x की ये वैल्यू रख दो, तो इसका सम ऑफ रूट्स है, साइन तो पलटते हैं हम, 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 डिवाइडेड बाई 7 और बटे में 2, सम ऑफ रूट्स को 2 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर आपने x की वैल्यू हाफ रख दी ना, x की वैल्यू हाफ पर ये अपनी मिनिमम अचीव करता है, तो x की वैल्यू हाफ रख दो, बात ही खत्म कर दो, उत्तर आ जाएगा। या तो ये कर लो या फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले से भी करवा देता हूं। तो 4, ये a है, ये b है साइन के साथ, और ये c है, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, यानी कि 4 इंटू 7। इसको सोल्व करो, उत्तर आ जाएगा। कुछ कट रहा है, सब जगह से कट रहा है 7, 2200 के 88 में से 7 गए 81 बटे में 4। कंसेप्ट पूरा हो गया, आगे बढ़ जाऊं मैं। क्या अब आप ये अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है वो। मैक्सिमम वैल्यू वो किसकी पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू वो तभी पूछता है जब नीचे की तरफ मूव हो, क्योंकि इसकी मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, इसकी मैक्सिमम पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो पक्का ए नेगेटिव मिलेगा, देख लेना, नहीं तो वो पूछ ही नहीं सकता। देखो जी, तो ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए नेगेटिव है, माइनस 5x² 10x और 4x माइनस का 4, तो 10 माइनस 4 तो प्लस का 6x। ठीक है जी, माइनस का 10 और 8 तो माइनस का 2 और प्लस का 6, ये है। इसकी उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो आप या तो सीधा सीधा फॉर्मूला रख दो, या फिर सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय 2, x की ये वैल्यू रख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/5 सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाई 2, 3/5 वैल्यू रख दो यहाँ पर, उत्तर आ जाएगा, या फॉर्मूला। तो फॉर्मूला रखूं, 4ac, ये माइनस का आएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, 4 इंटू 5 माइनस का, तो सारे ही माइनस के हैं तो प्लस का कर दूं ना, माइनस कट जाएगा, हर जगह से 4 कट ही रहा है। तो 6 5 30 और 9 39/5, अगर मैं ऊपर नीचे डबल कर दूं 78/10 7.8। आगे बढ़ते हैं भाई। इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज आइडेंटिकल रूट्स, अगर इसके रूट्स आइडेंटिकल हैं, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ h, h के पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं। तो एक बार ये कंसेप्ट भी बता देता हूँ। देखो, अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे, तो वो ऐसे भी इसको काट सकती है, तो ये इसके रूट्स हैं, ये इसके रूट्स हैं, जो भी इसके रूट्स हैं वहां पर ये काटती है। ठीक, या फिर वो ऐसे भी काट सकती है, इसको जस्ट टच करके ऊपर चली जाए एक पॉइंट पर। तो मान लो इसने दूसरे पॉइंट, इसने 2 और 3 पर टच किया है, तो ये पता है कौन सी इक्वेशन है, ये है x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व कर लो, वो है। अगर मान लो इसने 4 पर टच किया है, तो ये है x-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक है तो दो ही रूट्स मानेंगे, बट एक ही पॉइंट पर टच किया है तो हम ये मान लेंगे कि इसके दोनों रूट्स 4 और 4 है। ठीक है, या फिर क्या होएगा, या फिर ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगी, तो फिर इसके हो जाएंगे इमेजिनरी रूट्स। तो इसके रूट्स हो गए मेरे भाई कैसे, रियल।
एंड डिफरेंट। इसके रूट्स हो गए भाई रियल एंड इक्वल, इक्वल है दोनों 4 4 हैं। और इसके रूट्स हो गए इमेजिनरी, और इमेजिनरी होंगे तो भी अनइक्वल ही होंगे। ठीक है, ये भी अनइक्वल ही होंगे, दो इमेजिनरी जगह पर ये काट रही है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा अगर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है जो आपने 10वीं क्लास के अंदर सीखा होगा कि x की वैल्यू होएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, आपको आना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ना ये डिसाइड करता है कि अपनी रूट्स कैसी होंगी। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, इस अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव चीज आ गई, तो पॉजिटिव चीज आ गई तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज आए तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, पॉजिटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में रियल रूट्स होती है, पॉजिटिव चीज आ गई तो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, वो तो एक ही बात है, इसको भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। ठीक है, तो यानी कि ये 0 हो गया। दो रूट्स आती क्यों हैं? क्योंकि एक बार माइनस बी के साथ एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। अगर ये 0 ही आ गया तो 0 जोड़ने और घटाने में अलग अलग तो होएगा नहीं, तो दोनों रूट सेम ही होंगे, तो ये वाला केस है जब ये 0 आ जाए। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो भैया आयोटा आ गया, नंबर सिस्टम में करेंगे हम। ठीक है, तो यानी कि ये वाला केस होगा। ठीक है, अब अगर कोई अपने पास एक्सप्रेशन हो और कोई बंदा बोल दे इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां पर 0 होती है 4 रखने पर। सर एक्सप्रेशन क्या होता है? कभी इक्वेशन बोल देते हो, कभी एक्सप्रेशन। अलजेब्रा में बताया था ना, यहाँ पर एक्सप्रेशन x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन। x माइनस 4 की वैल्यू ये हम ट्रैक कर रहे हैं, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती है जब आप x की वैल्यू 4 रख देते हो। और ये जो भी एक्सप्रेशन है 0 को हटा दोगे, 2 और 3 रखने पर ये 0 हो जाती है, और कुछ रखोगे तो ये वैल्यू ट्रैक हो ही रही है। तो कुल मिलाकर मैं ये बोल रहा हूं, ये जो भी एक्सप्रेशन बनेगी कोई भी बना लो। अच्छा, आपको मैं यहाँ का एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल दे देता हूं भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कर देते हैं, तो बी स्क्वायर को छोटा कर देता हूं, है ना, तो बी स्क्वायर को छोटा भी मान लो 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 16, तो बी स्क्वायर क्या आ गया 1, और माइनस 4ac, तो 4ac क्या आ गया 16 5 80 चौके 320, एक माइनस 320 माइनस का 319, तो इसके इमेजिनरी रूट आएंगे। तो कुल मिलाकर इसके इमेजिनरी रूट है, क्या ये कभी 0 हो रही है ये एक्सप्रेशन? नहीं, तो इसमें x की कुछ भी वैल्यू रख लो ये 0 ही नहीं होगी। ये 0 हो रही है जब x की वैल्यू 4 है, ये 0 हो रही है जब x की वैल्यू 2 और 3 है। ठीक, इससे ज्यादा डिटेल में मैं फिर यहाँ पर कोर्स बन जाएगा वीडियो के अंदर। ठीक, क्लियर? तो एग्जामिनर ने ये बोला है कि भाई साहब आइडेंटिकल रूट्स हैं, यानी कि इक्वल रूट्स हैं, तो ये वाला केस है, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, सीधा वो कर दो, बात ही खत्म। तो b क्या होती है? b होती है x का कोफिशिएंट, यानी कि बी स्क्वायर 2 प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू है इसका कोफिशिएंट 1, और c की वैल्यू है ये जितना भी कांस्टेंट टर्म है, तो 4 इंटू दिस। ठीक है, इस सारे को उधर लेकर चले जाएं, 3h स्क्वायर प्लस का 4h उधर जाएगा माइनस का 20h। और जब भी आपको लगे कि आपको ये चीजें आती हैं, फिर भी मैं बताए जा रहा हूँ, स्पीड को तेज कर लो, फिर आगे क्वेश्चन पर आए स्पीड को बंदी कर लो। इतना तो आप दिमाग लगा ही लोगे ना कि कंटेंट को अपने हिसाब से आप यूज कर लो, है ना, आपका जो भी प्रिपरेशन का लेवल है उसके हिसाब से आप यूज कर लो। ठीक है जी, तो 4 को इधर लेकर आए तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर इसकी आइडेंटिकल रूट्स होंगी तो वो तभी होंगी व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, व्हेन दिस इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो h की 2 वैल्यू आएंगी भाई, इसे सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, या फिर वैसे कर लो, वैसे कर लेते हैं। देखो, तो इसके दो ऐसे रूट्स हैं कि 12 3 36, जिनका प्रोडक्ट है भाई साहब 36, सोल्व करने का तरीका, और जिनका सम है माइनस, साइन को चेंज करते हैं 20। एक्चुअल में सम होता है 20/3, बट ऐसे नहीं करेंगे, बाद में 3 से डिवाइड करेंगे। तो 18 दूनी 36 हिट एंड ट्रायल,
और 18 और 2 20। अब 3 से डिवाइड कर दो, ये इसके एक्चुअल रूट्स होंगे, ये h की एक्चुअल वैल्यूज होगी 6 और 2/3। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉमन, अपने पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली, और इनके दोनों रूट्स कॉमन है। तो दोनों रूट्स कॉमन पता है कब होंगे? दोनों रूट्स तभी कॉमन होंगे जब दोनों इक्वेशन सेम ही हों। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और एग्जैक्टली इसको डबल कर दूं, एग्जैक्टली इसको डबल करके आया, तो तभी तो दोनों की सेम रूट होंगे ना भाई। मान लो पहली वाली का ग्राफ भी यही है, दूसरी वाली का ग्राफ भी यही है, तभी तो दोनों सेम होंगी। क्लियर है? तो उस केस में हम क्या करेंगे, आप ये कंपेयर कर लोगे कि इनका जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है उसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट आएगा वो एक बार देख लो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 8a, मैं लिख ही देता हूँ 8a, उधर से आ गया 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 20x, प्लस में bx, ठीक है, और 4a माइनस 8 प्लस में 4a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया c, ये हो गया b और ये हो गया एक्स स्क्वायर। नीचे वाला भी लिख लेते हैं, तो 6a एक्स स्क्वायर और आगे भी एक एक्स स्क्वायर है 3, ठीक है, 3a, ठीक है, तो कांस्टेंट है kx, ठीक है, 3a माइनस 6 प्लस में 3a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर हमें ये पता है कि इनका रेशियो सेम है, यानी कि 8a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6a प्लस 3 शुड बी इक्वल टू b बाई k शुड बी इक्वल टू, आपको तीनों लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है, सिर्फ ये दोनों लिख लेते हैं, सिर्फ ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा a माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा a माइनस 2, a माइनस 2 से a माइनस 2 गया 4/3, तो b बाई k की वैल्यू आ गई 4/3, यहीं से वो कुछ करेगा। तो ऐसे कर लो भाई, 3b इज इक्वल टू 4k विजिबल है, जी हाँ। तो उसने क्या किया है, 9b स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर? मैं भी ये सोच रहा हूँ कोई और तरीका हम कर सकते हैं, चलो करने को, चलो ठीक है, ये ना मोर देन एनफ, आगे बढ़ते हैं। लेंदी तो है ही यार, मैंने 24 शिफ्ट के टॉप के क्वेश्चन उठाए हैं, तो लेंदी तो देखो होंगे। तो 24 शिफ्ट्स में से अगर मैंने 50 क्वेश्चन उठा लिए हैं तो पर शिफ्ट 2 क्वेश्चन आए। अगर आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव थे, इजी थे, तो आप उनको करके इनको कर सकते हैं। इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव वन रूट इन कॉमन, दोनों के अंदर एक रूट कॉमन है जी, ठीक है, वन कॉमन रूट, एंड द फर्स्ट इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, पहली इक्वेशन की इक्वल रूट्स है, ठीक है, तो इसकी इक्वल रूट्स हैं, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इक्वल रूट्स कब होती हैं, जब b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो, ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, बिकॉज एक रूट कॉमन बोल रहा है ना, तो मैं रूट्स को मान लेता हूं। तो पहली वाली इक्वेशन की मैंने 2 रूट मान ली, एक अल्फा, क्योंकि उसकी इक्वल रूट्स थी, दोनों मैंने सेम मान ली, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स होता है इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और उसका साइन चेंज करते हैं, तो 3p/1 इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 3/2p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू अल्फा, वो होता है ये q। तो दूसरी इक्वेशन के रूट्स में मान लेता हूँ अल्फा और बीटा, क्योंकि एक अल्फा कॉमन है, ठीक है जी। तो हम एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, या फिर ऐसे ही कर लेता हूँ, एक और तरीका है करने का, ऐसे भी कर सकते हैं जो मैं कर रहा था, आप ऐसे भी कर सकते हो, अल्फा इसकी भी रूट है, अल्फा इसकी भी रूट है, तो अगर इसकी जो भी रूट है उसकी जब आप यहाँ पर वैल्यू रखते हो, अगर किसी इक्वेशन की रूट 2 है तो 2 पर ये सेटिस्फाई करती है ना, तो ये अल्फा पर भी सेटिस्फाई करेगी, तो इसके अंदर मैं अल्फा रख रहा हूँ,
यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2k अल्फा प्लस टी इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई करेगी। अब उसने पूछ रखा है कि टी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बताओ, तो किसी न किसी तरीके से ये हम बनाएंगे। अपने पास यहाँ टी है, यहाँ क्यू है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, इस क्यू स्क्वायर, इस अल्फा स्क्वायर की जगह क्यू की वैल्यू रख दो। तो क्यू और ये इधर टी है प्लस टी इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, इज इक्वल टू 2k अल्फा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, और अल्फा तो आपने खुद ही माना था, उसने कुछ बता नहीं रखा, तो इस अल्फा की वैल्यू भी रखो, यहां से रख दो अल्फा की वैल्यू, ठीक है। बिकॉज ये हमने यूज कर लिया है, ये यूज नहीं किया है, तो 3/2p, 2k इंटू 3/2p। तो q प्लस टी की ये वैल्यू है, q प्लस टी के होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9p स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊंगा। ये देखो भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंसेप्चुअल थे भाई इक्वेशन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द वैल्यू ऑफ दिस बी ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। ये एक एक्सप्रेशन है अपने पास, ठीक है। तो एक्सप्रेशन की जब आप ग्राफ बनाओगे तो कैसे कैसे बनता है मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इनमें से ऐसा कौन सा ग्राफ है जो हमेशा पॉजिटिव है? देखो, इस x को टच करते ही वैल्यू है 0 0, इसकी तो 2 बार 0 है, और यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये इस x एक्सिस से नीचे आ गया, इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी कुछ ना कुछ, ये माइनस समथिंग होगी, ठीक है। इसकी यहाँ पर 0 है, इसकी भी हमेशा पॉजिटिव नहीं है, एक पॉइंट को छोड़कर तो बाकी जगह पॉजिटिव है। हमेशा किसकी पॉजिटिव है? हमेशा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला ग्राफ बनेगा, यानी कि उसकी रूट्स या जीरोज निकालोगे वो इमेजिनरी होंगे, या फिर आप ये बोल सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। कंसेप्चुअल है ना क्वेश्चन? तभी हमेशा एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है जी। या फिर ये बोल सकते, चलो कर ही लेते हैं कि बी स्क्वायर हमेशा लेस देन 4ac होना चाहिए। मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख दूंगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू है माइनस के, तो के स्क्वायर शुड ऑलवेज बी लेस देन 4 इंटू 12 इंटू 27। तो के शुड ऑलवेज बी लेस देन, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा कैच है, यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको। 4 की जगह 2, एक 4 मैंने काट दिया तो उसकी जगह भी एक 2, 27 थी 81 तो उसकी जगह 9, तो 9 चौके 36। तो हो सकता है आपको ये लगे कि k इज ऑलवेज लेस देन 36, लेकिन अब जो कैच है वो बताता हूँ। मेरे बताने से पहले आप देख लो कि क्या होगा उत्तर, क्या सिस्टम है। सिस्टम पाड़ देंगे, पाड़ दो सिस्टम को। देखो, हिंट देता हूँ, अगर k स्क्वायर लेस देन 16 है, अगर k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो आप लिख सकते हो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो क्या आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो k स्क्वायर इज लेस देन सॉरी k इज इक्वल टू लेस देन प्लस माइनस 4? अगर k प्लस 4 से भी कम है, k माइनस 4 से भी कम है, तो फिर तो सीधा ऐसे ही बोल दो कि k माइनस 4 से कम है। ये आप नहीं लिख सकते। एक्चुअल कंडीशन तो ये है ना कि k एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो हो वो 16 से कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को पता कैसे करना होता है, इसको पहले नॉर्मली सोल्व कर लो कि k इज लेस देन 4, फिर आप ये देखो कि ये 4 है, ये माइनस 4 है। तो अगर आप k जो है वो इस रेंज के बीच में घूमेगा, क्योंकि k की वैल्यू -3 भी तो हो सकती है ना, माइनस वाले का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो इस रेंज में घूमेगा k एक्चुअल में। तो अगर k इज लेस देन 36 मैंने आपको बताया है, तो होगा क्या, k इस रेंज के बीच में घूमेगा, और k कभी भी 36 के बराबर नहीं होएगा, क्योंकि k लेस देन 36 है एंड k इज ग्रेटर देन -36। इसको बताने के और बहुत सारे तरीके हैं, सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। इससे अंडरस्टैंडिंग बनती है और इन फ्यूचर भी फिर आप कर ही लेते हो। आंसर इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब है कि k जो है वो -36 के बराबर भी है नहीं, k अगर 36 के बराबर हो गया, 36 या -36 के, तो k का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके बराबर तो नहीं हो सकता ना भैया, k का स्क्वायर तो लेस देन इससे। आगे बढ़ जाए। तो वाकई में टफ क्वेश्चन है, अपना मोरल बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है इनको देख के।
मैंने क्यों करवाए हैं, ताकि ऐसा एक आधा क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ, और एक बार अच्छा रिवीजन, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कंसेप्ट इसके थ्रू आपके हो ही गए। ठीक। अब ये बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन मैक्स, ये है पूरा क्वेश्चन, मैक्स ऑफ दिस। जैसे अगर मैं आपको ये बोल लूं कि मैक्स ऑफ 2 and 3 क्या है, तो इसका उत्तर आएगा 3, कि इनमें से मैक्सिमम क्या है। तो ये बोल रहा है कि हमने मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, जो इन दोनों में से मैक्सिमम है उसकी। कब? इस रेंज के अंदर। तो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी कंसेप्चुअल, लेकिन मैंने आपको जो बताया है उसके बेस पे सोल्व हो सकता है, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर नहीं रहा, सच बताऊं तो ईमानदारी से। देखो, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये डिट्टो एक दूसरे के जैसे हैं, सिर्फ एक जो है वो दूसरे का नेगेटिव है। इसमें -1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाए। ठीक। तो जब भी ऐसा केस होता है कि एग्जैक्टली नेगेटिव चीज हो, तो एक की अगर ये बन रही है ग्राफ तो दूसरे की ऐसे बनेगी, एक की अगर ये बन रही है ग्राफ, हो सकता है ना काट भी रहा हो, तो दूसरे की ग्राफ ऐसी बनेगी, डिट्टो उससे उल्टी। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा भाई कि ये यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, या कट रही है, क्या सीन है। तो सबसे पहले तो मैं इनको ऐसे देखना चाहूँ। तो ठीक है, मैं एक बार इसको देखता हूँ कि b² - 4ac क्या है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 चौके 16, ये -12 है, यानी कि दिस इज लेस देन 0, यानी कि इमेजिनरी रूट है, यानी कि इसका p² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यानी कि ये ऐसे बना होगा, और इससे दूसरा ये मतलब इसको टच नहीं कर रहा, तो दूसरा ऐसे बना होगा। तो ये वाला ये है और ये वाला ये है। तो उसने बोला है कि इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा, ये तो हमेशा नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको तो भूल ही जाओ। इसके बारे में आ गया आप क्वेश्चन। ठीक है, तो बताओ, इसके बारे में आ गया क्वेश्चन। अब 0 से 1 के बीच में जब p है तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। सोचो, इसके बारे में आप कर ही क्या सकते हो। एक तो ये कर सकते हो कि भैया इसका लोएस्ट पॉइंट, यार ये जो मिनिमम वैल्यू है वो x की किस वैल्यू पर है। तो मैं ये देखता हूँ ये अपनी मिनिमम कब अचीव करता है। तो मिनिमम वैल्यू अचीव करता है ये जब x की वैल्यू हो सम ऑफ रूट्स बाई 2, यानी कि सम ऑफ रूट्स है 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 पर। यही है, सम ऑफ रूट्स हो गया -2, 2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिनिमम वैल्यू अपनी 1 पर अचीव करेगा ये, यही है ना। हाँ, तो 1 पर अचीव करेगा, तो 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो नेगेटिव है, इसकी मिनिमम है। तो इस रेंज में 0 से 1 की रेंज में इसकी मिनिमम कहां पर है, इसकी यहां पर है। ठीक है, यहां पर 1 पर, और क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू, तो 1 रख दो आप इसके अंदर। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। एक बार क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, हो सकता है आपको कुछ और बताना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली मिनिमम निकाल सकते थे कि नहीं, हमें यही देखना पड़ता कि ये अपनी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर अचीव करेगा। पर चलो ठीक है, कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया। तो p की वैल्यू 1 पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। तो क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा था ना इसको पहले, तो मैंने इसका ये 2 ले लिया था, तो ये और ज़्यादा कंसेप्चुअल हो गया था क्वेश्चन, बट ठीक है, ये उससे ईजी हो गया जो मैं आपको बताने वाला। ठीक है, जब मैंने गलती से सिली मिस्टेक कर दी थी, और ज़्यादा कंसेप्चुअल हो गया था। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 1 होएगी तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगी, तो x की वैल्यू 1 इसके अंदर रख दो। तो 1 रखोगे तो 1 माइनस में 2, तो 3। ठीक,